तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ आज कि ट्रेनिंग टाइम में अगर कोई रिक्रूटी एब्सेंट होता है, तो उसके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरे पास में एक स्टैंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं स्थायी आदेश संख्या 1 2007 12 अप्रैल 2007 की डेट में ये स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया था कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा, जो प्रशिक्षण निदेशालय जो है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा जो स्टैंडिंग ऑर्डर है जारी किया गया था। इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि जो भी उन्होंने रेफरेंस दिया है ऊपर, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद हम बात करेंगे कि 2 तरीके से अगर कोई रिक्रूटी एब्सेंट हो रहा है ट्रेनिंग के दौरान, तो उसके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है। पहला जो क्राइटेरिया है या फिर पहली जो कंडीशन बनती है, वो ये है कि बिना अवकाश स्वीकृत करवाए, यानी बिना किसी सीएल के, बिना किसी छुट्टी के अगर वो एब्सेंट होता है बिना किसी सीएल के, ठीक है? तो अगर वो एब्सेंट हो रहा है तो उसको क्या माना जाएगा? स्वैच्छिक अनुपस्थिति, यानी वो जो ट्रेनी है, वो जो रिक्रूटी है, वो अपनी इच्छा से एब्सेंट हुआ है बिना किसी छुट्टी के बाद, ठीक है? तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्थान से बिना अवकाश स्वीकृत करवाए अनुपस्थित हो जाता है या अवकाश स्वीकृत कराने पर अवकाश समाप्त होने के बाद भी प्रशिक्षण संस्थान में समय पर उपस्थित नहीं होता है। देखिए 2 कंडीशन हैं, या तो उसने बिना छुट्टी लिए ही वो ट्रेनिंग सेंटर से गायब हो गया है, एब्सेंट हो गया है, या फिर उसने छुट्टी तो ली, लेकिन छुट्टी खत्म होने के बाद भी वो ट्रेनिंग में पहुंचा नहीं वापस, यानी अगर उसने 2 दिन की छुट्टी ली है, ठीक है, तो 2 दिन के बाद भी तीसरे दिन जब उसको आना है तो थर्ड डे भी वो ट्रेनिंग में नहीं आया, शामिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो स्वेच्छा से वहाँ पे एब्सेंट हो रहा है, ठीक है। और अगर इसके बाद में, यानी जितनी छुट्टियां थी उतनी काटने के बाद में भी 5 दिन तक, ठीक है, एक बार में अगर 5 दिन तक लगातार एब्सेंट रहा वो वन टाइम में, ठीक है, या फिर प्रशिक्षण के दौरान पूरी ट्रेनिंग के दौरान बार बार अनुपस्थित होने पर समग्र अवधि 8 दिन से अधिक रहने पर, यानी टुकड़ों-टुकड़ों में मान लीजिए वो कभी 2 दिन एब्सेंट रहा, कभी 3 दिन एब्सेंट रहा, तो ऐसा करके टोटल 8 दिन तक अगर वो एब्सेंट रहता है, तो संबंधित पुलिस अधीक्षक या फिर कमांडेंट, संबंधित पुलिस जो एसपी हैं, संबंधित जिले के जिस जिले के अंदर वो रिक्रूटी पोस्टेड है, उसका एसपी या फिर जो कमांडेंट आरएसी बटालियंस के अंदर अगर कोई रिक्रूटी है जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है, तो उसके संबंधित बटालियन का कमांडेंट है, उसको उसकी एब्सेंटी की सूचना भिजवाएंगे और उस प्रशिक्षणार्थी यानी उस ट्रेनिंग को तत्काल प्रशिक्षण से कार्य मुक्त करते हुए उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सिफारिश की जाएगी, यानी आपके ट्रेनिंग सेंटर से वो लेटर जारी करेंगे आपके कमांडेंट या फिर आपके एसपी को कि ये जो रिक्रूटी है ये लगातार इतने इतने टाइम से एब्सेंट चल रहा है, तो इसके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई कीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि स्वीकृत अवकाश पर बीमार होना, यानी उसको कोई छुट्टी सैंक्शन हो रखी है, उसको सीएल पे जा चुका है वो। देखिए ट्रेनिंग टाइम में सीएल के अलावा और कोई भी छुट्टी आपको एडमिसिबल नहीं होती है, यानी कोई भी छुट्टी आपको लागू नहीं होती है, ठीक है। तो आप सीएल पे गए, फर्ज़ कीजिए आप सीएल पे गए, छुट्टी पे गए हैं आप और घर पे जाने के बाद में आप बीमार हो गए, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या क्राइटेरिया रहता है, अगर कोई प्रशिक्षणार्थी स्वीकृतशुदा आकस्मिक अवकाश पर रवाना होता है तथा स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पश्चात स्वयं के बीमार हो जाने पर समय पर उपस्थित नहीं होकर देरी से उपस्थित होता है, किंतु अपनी बीमारी की छुट्टी समाप्ति पर उपस्थिति के दिन या बीमारी पर प्रशिक्षण केंद्र को पुख्ता सूचना दे देता है और बीमारी से संबंधित, रुग्णता से मतलब है बीमारी से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र जो कि अधिकृत राजकीय चिकित्सालय का हो प्रस्तुत करता है, तो संबंधित प्रशिक्षण संस्था प्रभारी इसी रुग्णता अवधि को जो 7 दिन से अधिक की नहीं हो का अवकाश स्वीकृत कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी छुट्टी ही स्वीकृत कर रहे हैं, अवकाश जो आपको देय है उसी अवकाश के अंदर से ये 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 7 डेज, ठीक है। तो अगर किसी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट चिकित्सालय से, रजिस्टर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ से अगर आप चिकित्सा प्रमाण पत्र लेके आते हैं अपनी बीमारी का, तो आपको आपके ट्रेनिंग का जो संस्था प्रभारी है, ठीक है, आपके ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल हैं, वो इसी अवधि को मैक्सिमम 7 दिन तक आपको छुट्टी स्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है। अगर 7 दिन से अधिक आपने टाइम बिताया है छुट्टी के बाद, तो फिर आपको 7 दिन से ज़्यादा का मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड की जांच से मेडिकल बोर्ड से जांच करवाना होगा, यानी मेडिकल बोर्ड गठित होगा और उस मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपकी जांच की जाने के पश्चात ही फिर आपके ऊपर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। इसमें भी यदि रोग प्रमाण पत्र 15 दिन से अधिक का है, यानी आपने जो सिकनेस का जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो अगर 15 दिन से अधिक है, तो प्रशिक्षणार्थी के अधिकृत चिकित्सक द्वारा पूर्ण रूप से आगामी प्रशिक्षण हेतु स्वस्थ होने के प्रमाण पत्र पर ही उसे प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर 15 दिन से ज़्यादा की आपकी बीमारी का आपने सर्टिफिकेट बनाया है, सिकनेस बनाया है, तो आपको जो रजिस्टर्ड चिकित्सक है, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ठीक है, उसी के द्वारा आपको पूर्ण स्वस्थ होने के सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद ही आपको ट्रेनिंग में शामिल करेंगे, ठीक है।
यह व्यवस्था रिफ्रेशर या पीसीसी अथवा विशेष कोर्स के लिए लागू नहीं होगी। यानी जो रिफ्रेशर कोर्स करने आते हैं या फिर जो प्रमोशन के बाद में, ठीक है, पीसीसी से मतलब है प्रमोशनल कैडर कोर्स, ठीक है। इस पीसीसी का मतलब ये हुआ कि जो प्रमोशन के बाद में जो उनकी एक मिनिमम डेज की ट्रेनिंग होती है, 45 डेज भी हो सकता है, 40 डेज हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग के लिए अगर कोई जाता है तो उनके लिए ये चीज़ें लागू नहीं होगी, ठीक है। ऐसे कोर्स में 7 दिन की अवधि, 7 दिन से अधिक अवधि की अनुपस्थिति में प्रशिक्षु उसकी मूल इकाई को लौटा दिया जाएगा। यानी अगर रिफ्रेशर कोर्स में आप जा रहे हो, पीसीसी में आप जा रहे हो या फिर किसी विशेष कोर्स के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, तो इन तीनों कोर्सेज में ये नियम लागू नहीं है। इसमें अगर आप 7 दिन से ज़्यादा एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो आपको अपने जो मूल आपका जो जिला है या फिर आपके जहाँ पे पदस्थापन है, उस इकाई में आपको, उस यूनिट में आपको भेज दिया जाएगा। प्रशिक्षु की 15 दिन से ज़्यादा रोग की अवधि होने पर इन्हें अगले बैच में सम्मिलित किया जाएगा। 15 दिन से ज़्यादा अगर हो गया इनका एब्सेंटी, ठीक है, तो इनको नेक्स्ट जो बैच आएगा ट्रेनिंग के लिए उसके अंदर शामिल किया जाएगा। इस वाले बैच से इनको पृथक कर दिया जाएगा। रोग प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम 15 दिन का अवकाश सेवा नियमों के अनुसार स्वीकृत करने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक के कमांडेंट को अवकाश स्वीकृति की टिप्पणी सहित भिजवाना अनिवार्य होगा, ठीक है। सेवा नियमों वगैरह का हवाला देते हुए आपको टिप्पणी देते हुए, ठीक है, ये 15 दिन से अधिकतम छुट्टी के लिए आपको लिख के देंगे। इसके बाद जो तीसरा नियम है उसको हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं ये। प्रारंभिक प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षण संस्थान में रुग्ण होना, यानी आपका जो बेसिक कोर्स शुरू हुआ है, ठीक है, उसी में आप ट्रेनिंग सेंटर में बीमार हो गए, ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान में ही प्रशिक्षण के दौरान बीमार हो जाता है। ये तो बीमारी की कंडीशन है जब आप ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करते हुए बीमार होते हैं, ठीक है, और आप इंडोर पेशेंट के रूप में चिकित्सा प्राप्त करते हो, यानी आपका जो मेडिकल है, मेडिकल की जो फैसिलिटीज वो प्राप्त करते हो अगर, तो उसकी अवधि 30 दिन से अधिक होने पर अथवा इस अवधि से पूर्व सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा उस समय प्रशिक्षण प्राप्त करने में अयोग्य घोषित करने पर ऐसे प्रशिक्षणार्थी को वापस संबंधित जिले में भेजते हुए अगले बैच में प्रशिक्षण के लिए संबंधित महानिरीक्षक पुलिस रेंज, ठीक है, या फिर पुलिस अधीक्षक या फिर कमांडेंट के द्वारा को लिखना अनिवार्य होगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आप 30 दिन से ज़्यादा बीमार होते हो, 30 दिन से ज़्यादा बीमार होते हो, ठीक है, या फिर इस अवधि से पूर्व सक्षम चिकित्सा, यानी 30 दिन से पहले भी अगर कोई चिकित्सा जो रजिस्टर्ड चिकित्सा बोर्ड है उसके द्वारा अगर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो फिर आपको वापस अपने मूल लाइन जो बटालियन है या फिर जो मूल आपका पुलिस रेंज है वहाँ आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस निमित्त विशेष प्रशिक्षण बैच ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों वाले प्रकरणों के लिए प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर अथवा महानिदेशक पुलिस के निर्देश पर चलाया जाएगा। यानी इस तरीके से अगर कोई आउट होता है कोई रिक्रूटी, तो उसके लिए जो नई ट्रेनिंग है वो प्रत्येक 6 माह के अंतराल पे चलाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रशिक्षण काल में अवकाश स्वीकृत करना। ट्रेनिंग टाइम में छुट्टी स्वीकृत कौन करेगा और कैसे होगी। प्रारंभिक प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षणार्थी को संबंधित कमांडेंट, ठीक है, या फिर प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है आपके ट्रेनिंग सेंटर के, जो कमांडेंट लगे हुए हैं ट्रेनिंग सेंटर में, उनके द्वारा निकटतम परिजन की गंभीर रुग्णता, यानी अगर आप अगर ट्रेनी हो तो आपके कोई निकटतम परिजन है, फादर मदर या फिर कोई भाई या सिस्टर, या बच्चे अगर शादीशुदा है तो बच्चे या फिर वाइफ, ठीक है, या फिर हस्बैंड भी हो सकता है, तो इनके बीमारी की कंडीशन के अंदर कोई सीरियस बीमारी है इनको, या फिर किसी की डेथ हो गई फैमिली में, कोई शादी है, सगे जो ब्लड रिलेशन में उनकी, 3 दिन और अति विशेष परिस्थितियों में जैसे पितृजन के निधन पर 8 दिन तक तथा स्वयं का विवाह में अधिकतम 7 दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, ठीक है। ये कंडीशंस हैं जिनके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है, कि विवाह निधन या फिर कोई सीरियस बीमारी है तो 3 दिन के लिए, और भी कोई स्पेशल कंडीशन है, कोई इमरजेंसी है, निधन वगैरह है किसी का क्लोज वन का, तो उसके अंदर 8 दिन का, और अगर खुद की शादी है तो 7 दिन तक का सीएल आपको स्वीकृत कर सकते हैं। परंतु पूरे प्रशिक्षण काल में यह अवधि 8 दिवस से अधिक की नहीं होगी। यानी जो इमरजेंसी, इस तरीके की इमरजेंसी वाली छुट्टी जो है वो 8 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी किसी भी तरीके से पूरे ट्रेनिंग टाइम में। इसी प्रकार पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम जो पीसीसी जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रमोशनल कैडर कोर्स, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण जिनकी अवधि 30 दिन से अधिक हो, जिनकी जो ट्रेनिंग है वो 30 दिन से ज़्यादा की हो, तो उसके दौरान प्रशिक्षणार्थी द्वारा उपरोक्त विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 5 दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत होगा। यानी ऊपर जितनी भी कंडीशंस बताई गई हैं, इन कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस उन लोगों के साथ में होती है जो इन ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, जिनकी ट्रेनिंग 30 दिन से अधिक की हो, ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ मैक्सिमम 5 दिन का ही ऐसा इसका इमरजेंसी कंडीशन में छुट्टी का क्राइटेरिया फिक्स है, ठीक है। इससे अधिक अवकाश लेने पर आगामी बैच में प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा। अगर ये वाले लोग अगर इसमें छुट्टी लेते हैं इससे ज़्यादा दिन की, 5 दिन से ज़्यादा की, तो उन्हें फिर नेक्स्ट जो बैच आएगा उसके अंदर ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी अपनी। प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी की सेवा पुस्तिका संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में रखी जाएगी, ठीक है। इनिशियल जो आपका ट्रेनिंग रहेगी उसके दौरान आपकी जो सेवा पुस्तिका है, यानी सर्विस रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं SR, ठीक है, वो है, वो कौन रखेगा, प्रशिक्षण संस्थान में, ठीक है। और प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सेवा पुस्तिका संबंधित जिला और यूनिट को भिजवाई जाएगी, ठीक है। तो ये था अवकाश स्वीकृत करवाने का क्राइटेरिया। ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उस दौरान क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, आपके एब्सेंटी क्या क्या डिसीजन हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है जो बिल्कुल ऑफिशियल है। थैंक यू सो मच।